हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई बाय श्री चैतन्य। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। कई बार बच्चे इस बात को बहुत गलत समझते हैं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो समझते हैं कि अगर एनसीईआरटी तुम्हें पूरी याद है, लाइन बाय लाइन अगर है, तो वो बड़ा अच्छा मेथड है और बस चीजों को याद कर लेना, उस चीज को कंप्लीट आपने एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा नहीं है। तो इसके बेस्ट तरीके पे मैं अभी आऊंगा। ये बहुत सिंपल चीज है। कई लोग आपको ये भी कहते मिलेंगे एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, ऐसा नहीं है। जब आपको किसी चीज की नॉलेज हो और अगर कोई आपको कुछ लिखने बोल दे तो बहुत बड़े पन्नों में और बहुत मोटी किताब लिखना बहुत आसान होता है, बट बहुत बड़ी चीज को कम शब्दों में लिखना और टफ होता है। तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को डिकोड बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे डिकोड करना है ताकि आपका अप्रैल मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम के लिए परफेक्ट हो, देखते हैं। तो बच्चे लोग, सबसे पहले एनसीईआरटी की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेंस हो या एडवांस हो, तो एक ही चीज आपका एक्सपेक्टेशन होता है और वो क्या होता है कि आप उस एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस लाएं, नंबर लाएं। नंबर कैसे आएगा? एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो उस वक्त एग्जामिनेशन में बिना घबराहट के आप पॉजिटिव मार्क्स की तरफ जाए, निगेटिव ना हो। और ये सिर्फ और सिर्फ होता है किसकी वजह से? किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ते हैं उसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कारण। अगर आप जितने ज्यादा वेरिएशंस के क्वेश्चन देखेंगे और जितनी ज्यादा गलतियां घर पे होंगी उसको सीखेंगे तो आपके फाइनल एग्जाम्स में गलतियां नहीं होगी और एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो एनसीईआरटी यहां पर कैसे मदद करेगा? आपके एडवांस हो या मेंस हो, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बिल्कुल सही बोला, एडवांस में भी आते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आए हुए हैं। बट एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि आप इसके मैक्सिमम आउटपुट को ले सकें और इससे मैक्सिमम अपनी तरीकों को मैक्सिमम इनहैंस आप अपने मार्क्स को कर पाए, तो समझते हैं। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं और सबको पता है कि अगर 1s की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो कम होता है 2s से, 2s कम होता है 2p से, लाइक दैट। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने किया, एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ डिपेंड अपॉन व्हाट। तो जनरली अफबाउ प्रिंसिपल के नाम पर आप बताइएगा इसका आंसर क्या करेंगे। तो जनरली बच्चों को पता है कि N+L रूल से हम डिसाइड करते हैं किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बट इस क्वेश्चन में अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो क्वेश्चन को पॉज करके आंसर कर लीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा आपके आंसर सही है कि गलत। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चा क्या करेगा, N मैंने नाम रखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, only azimuthal quantum on both principal and magnetic quantum number, okay, or none of these। तो कैसे आंसर होगा? हालांकि यहां पर मुझे रखना चाहिए, एक ऑप्शन और रख सकता था ऑन बोथ, तो कई बच्चे ए और बी दोनों पे चले जाएंगे और कहेंगे सर मल्टीपल चॉइस होगा। बट बच्चों, गौर करने वाली बात यह है कि लिथियम 2+ के पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की एनर्जी L डिसाइड नहीं करता है, सिर्फ N करता है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ A। अब ये बहुत बारीकी वाली चीज है और इसी कॉन्सेप्ट को आईआईटी ने मेंस में भी पूछा और एडवांस में भी पूछा। देखिए, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये एनर्जी का स्केल है। 1s की एनर्जी सबसे कम है बट 2s और 2p की एनर्जी बराबर है। और ये सवाल आज तक के आईआईटी में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है। 2025 जनवरी अटेम्प्ट में भी 2 बार आ चुका है। और यहां देखिए, अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो 1s से ज्यादा 2s, 2s से 2p, 2p से 3s। और यहां देखिए, और इस पे एडवांस और मेंस दोनों पूछा जा चुका है। तो आपको ए हाइड्रोजन एटम एंड बी मल्टी इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज फॉर सिंगल, दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। अब इसको हर किसी ने पढ़ा, क्या एनालाइज किया? दिस इज इंपॉर्टेंट। एनालिसिस प्रॉपर हो, उससे बड़ी चीज नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कई बच्चों ने देख लिया, अच्छा हाइड्रोजन के लिए ये है, बट आपको ये लगा नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये क्या? यहां तो L यहां 0 है, L यहां 1 है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, और इसी पे आपको
याद होगा एडवांस में क्वेश्चन आया था, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, अगर हाइड्रोजन के सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डिजनरेशन 9 है तो H माइनस में क्या होगा। ये इसी से क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा सो फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है 9। ओके, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3 आंसर होगा। यह आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। और हाइड्रोजन में एनर्जी होती है 1s की एक बड़ा छोटा 2s से, बट 2s 2p बराबर होता है, और 3s 3p 3d क्या होता है, बराबर होता है। ये ना जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो एनसीईआरटी पढ़ना ही सिर्फ नहीं, उसको पढ़कर डिकोड करना और कई तरह के कॉन्सेप्ट को मिक्स करने की कला अगर आपको आती है तो आप समझिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस तरह के अभी आपको कई सारे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक हो गया। दूसरा, X रिप्रेजेंट्स बाय विच मेटल, ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है और इधर में आपका फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो अब आपको मैंने पूछा ये बहुत तरह के कर्व है, तो X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों में। बहुत आसान है, कभी ज्यादा भी पूछ सकता है, कभी कम भी पूछ सकता है। तो आप इसे पॉज करके आंसर कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपका आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं। अब देखिए, हर किसी को पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेटल जल्दी रिलीज इलेक्ट्रॉन को कर देगा वो उसका कर्व जल्दी शुरू हो जाएगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें कौन सा सबसे जल्दी आपको रिमूव कर देगा। तो जैसे ही, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, तो हम कहां जाएंगे, आयनेशन एनर्जी पे। अरे पोटेशियम का सबसे कम है, बट जब आप एनसीईआरटी देखोगे, सच बताना कितने लोगों ने कभी नोटिस किया है, मैं गारंटी देता हूं 99.99% लोगों ने कभी इसको तवज्जो नहीं दिया होगा। वैल्यू रटा नहीं जाता, ये भी समझना, वैल्यू नहीं रटा जाता है, वैल्यू का ट्रेंड देखा जाता है। अब आप देखिए, लिथियम से आप जब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आयनेशन एनर्जी घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होता है, और वो वैल्यू आपको सपोर्ट भी कर रहा है। पोटेशियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है, बट सबसे ज्यादा सिल्वर का है। 2 क्वाइनेज एलिमेंट है, मैग्नीशियम इससे भी ज्यादा है। तो बच्चा लोग यहां आंसर हो जाता पोटेशियम सबसे जल्दी रिलीज करता है। तो जरूरी नहीं कि आप आयनेशन एनर्जी के बल पे आंसर कर दे, तो आपको एक बार डेटा को कॉन्फ़िगर करने आना चाहिए। फिर कह रहा हूं, आपको वैल्यू नहीं रटना है। सॉरी, मैंने बोला सिल्वर, एक्चुअली कॉपर ज्यादा है। आप वैल्यू देख लीजिएगा, वैल्यू नहीं रटा जाता है कल। और आप कहेगा सर यहां कोई भी मेटल से पूछ देगा, नहीं, आप रिसर्चर नहीं हो, कुछ भी पूछ दिया जाएगा, जो सिलेबस में है वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेंड आना चाहिए। देखो, ग्रुप 1 दिया, एक ग्रुप 2 से कंपैरिजन कर दिया, तो आप ऐसे याद रखोगे, लिथियम से पोटेशियम कोई बदलाव नहीं है, जैसा आयनेशन एनर्जी होता है वैसे ही है। दूसरा, अच्छा मैग्नीशियम आ गया, तो अच्छा ग्रुप 2 का तो ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो खत्म हो गई कहानी। अच्छा, कॉपर सिल्वर क्वाइनेस वाले में दोनों ज्यादा है, बस कॉपर का ज्यादा है, हो गया। मतलब और एक दिन में याद नहीं होगी, धीरे, और इससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। इससे मेंस के भी बन सकते हैं, एडवांस के भी बन सकते हैं। बन सकते नहीं है, बने हैं, एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब जैसे ये आई है, मैं सबके आंसर नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन आईटी में कई बार पूछा जा चुका है कि Na2S4O6 में जो सल्फर है उसका एवरेज नहीं, क्या सारे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उसमें डिफरेंस क्या है, और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट यहां से लिया गया है। तो 2 सल्फर 0 में है, 1 सल्फर +5 में है, 2 सल्फर, तो 2 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर है, 5 और 0, तो आंसर होगा 5। तो इस तरह के एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ग्रुप 13 में आ जाइए, सबको पता है, बचपन से पढ़ लिया। देखिए प्रॉब्लम कहां होगी, ग्रुप 13 मैं एटॉमिक साइज बोलूं, नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको बचपन से बड़ा मजा आता है। अरे रट लो, जिसका एन ज्यादा साइज ज्यादा, ओके, जिसका जेड इफेक्टिव कम तो साइज ज्यादा, तो नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा। तो आप भोले मानुष की तरह क्या रट गए, बोरेलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आपने बोला साइज नीचे की ओर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही कहीं पे ग्लिच आ गया तो अब आप कहोगे अरे यार केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है। तो लोग इसी स्थिति का आपका फायदा उठाएंगे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे इसका, तो आप कितने लोगों ने देखा है ग्रुप 13 का यहां पे टेबल दिया होगा,
ठीक है, एटॉमिक साइज, चाहे आईटी में कोई रैंक 1 ले आया हो, उसे एटॉमिक साइज वो कैलकुलेट नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो अगर आप पढ़ोगे तभी आएगा, वैल्यू रटा नहीं जाता है। तो जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो पता चलेगा, बच्चों बहुत गौर से देखना, बोरोन सबसे छोटा था, एल्यूमिनियम उससे बड़ा था, गैलियम थोड़ा सा छोटा हो गया, और इंडियम बड़ा था, थैलियम भी उतना बड़ा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो गैलियम स्लाइटली छोटा हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो गैलियम सबसे छोटा, बस बी आंसर हो गया। और ये आपके मेंस आएगा, तो एनालिटिकल स्किल होना जरूरी है। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे छोटी सोच से, बचपन वाले से, सर नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो घटना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट एक बार एनसीईआरटी पढ़ के आप मुझे आंसर कीजिएगा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। गो फॉर एनसीईआरटी, सी द ट्रेंड्स, और जहां पे ट्रेंड टूटेगा वही क्वेश्चन किया जाएगा। फिर कह रहा हूं, तो इसको पढ़ के ये मत समझना कि एनसीईआरटी रटना है, रटा नहीं जाता, ट्रेंड रटा जाता है, और वो स्लोली स्लोली प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये आपको होमवर्क है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप मुझे ट्रेंड यहां पर आंसर कीजिएगा कि सबसे लोएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है, ठीक है, तो बड़ा खुशी होगा आपको। चलिए, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, बिहेवियर ऑफ स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू विच। कुछ नहीं है, ये बस मैं चेक कर रहा हूं एनसीईआरटी एनालिटिकल स्किल आपका अच्छा है कि नहीं। अब देखिए यहां पे सिंपली जाइएगा, इन केमिकल बिहेवियर अर्लियर मेंबर ऑफ सीरीज आर क्वाइट रिएक्टिव टू एज पर द कैल्शियम, हो गया आंसर। तो आपको लाइन रटने से नहीं होगा, एनालिटिकल स्किल से होगा। और मैं इसी, अब एडवांस क्या करेगा, इसी को लाइन को यहां से उठाएगा, एक कैल्शियम की लाइन लेगा, दोनों को मिक्स करके रख देगा। तो एडवांस कुछ नहीं है, सिलेबस नहीं बदलता, बट कॉन्सेप्ट ब्रिज करने की जो आपकी पावर है वो और ज्यादा होनी चाहिए। ये है एक्चुअली एडवांस, ठीक है। और कॉन्सेप्ट इसीलिए आप जितने जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बेस्ट तरीका एनालिटिकल स्किल बढ़ाइए, उसके खुद के लाइन से खुद क्वेश्चन बनाना सीखिए। देखिए आप कितना खतरनाक करेंगे, और अपने जहां पढ़ रहे हैं, हो सकता है जो आपको गाइड करे उनसे भी अच्छा आप हो जाओगे, ठीक है। और ये सिर्फ एनसीईआरटी में मदद नहीं करेगा, आप जिंदगी में जहां पे भी पढ़ाई करेंगे, अगर खुद जो कोई चीज पढ़ के खुद अपने क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छा होगा। जैसे एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूं, आपको लगता होगा कि टीचर को हर चीज आ रहा होता है, ठीक है, अब काश मैं इनके जैसा होता, आपको कई बार मन में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। टीचर भी क्या करते हैं, एक तो एक्सपर्ट है, पुराने टीचर है जो एक ही चीज को बहुत बार पढ़ाए हैं तो उनकी एक्सपर्टीज आ गई है। बट अगर कोई एक अच्छा टीचर है और जब स्टार्टिंग में वो आते हैं तो पता है वो आपकी तरह क्या सोचते हैं, जब कोई चीज वो पढ़ाने जाते हैं तो पहले उस पर सोचते हैं बच्चा इस पर क्या पूछ सकता है, ठीक है, और जो वो पूछ सकता है वो खुद पहले आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्रिपरेशन। और जो जिस फील्ड में जितना मेहनत करता है उतना आगे बढ़ता है। आपको भी यही करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके लाइन से खुद क्वेश्चन क्रैक करना है, मतलब इसको कैसे पूछा जा सकता है, इसको कहां पे मर्ज किया जा सकता है। और ये जब आप पे क्वालिटी आना स्टार्ट होगा ना, तो नॉट ओनली फॉर एनसीईआरटी, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, आप जिंदगी के जिस फेज में भी रहिएगा, जिस कोर्सेस में रहिएगा, वही आप अच्छा कीजिएगा। तो ये जो क्योंकि अगर किसी किताबों को क्वेश्चन बनाने से आप वही सीखिएगा जो राइटर आपको सिखाना चाहता है, बट जब खुद के स्टडी से आप खुद के क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर कीजिएगा, वो सीखिएगा जो साइंस आपको सिखाना चाहता है, जो आपका इंटेलेक्ट आपको सिखाना चाहता है। और यहीं पे एनसीईआरटी भारी पड़ेगा हर किताब पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे विच एलिमेंट हैव लोएस्ट एटॉमिक साइज, मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया, सब लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, मैं दोनों आंसर कर रहा हूं। जनरली बच्चा करता क्या है, अच्छा लिथियम से बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, बस कर दिया आंसर, सर इधर छोटा होना चाहिए। बट अब याद करो, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा D&F में कि 3D में साइज पहले डिक्रीज करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है। इज इट ओके? तो सबसे स्मॉलेस्ट टाइटेनियम, आयरन, निकिल, हालांकि क्वेश्चन में मुझे निकिल नहीं देना चाहिए था, मान लो यहां पे मैं मैग्नीज कर देता हूं, ठीक है, जस्ट फॉर योर फन। तो जिंक कट गया, ये तो बड़ा निकिल आंसर हो जाता। मैं एक क्वेश्चन बनाने के लिए आंसर कर रहा हूं, क्योंकि आईटी अक्सर क्वेश्चन पूछा है फेरस, कोबाल्ट, निकिल का साइज जनरली क्या होता है,
इक्वल होता है, ये बहुत बार आईटी में आ चुका है। तो आपको एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो जितना एनालिटिकल स्किल डेवलप करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। यही एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका है। जैसे अब देखिए, अगर किसी ने अब मतलब मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि आपको वैल्यू रटना भी नहीं है, आपको बस ट्रेंड जानना है। जैसे आप रैंक दीजिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, तो आपको ये सब वैल्यू याद, अच्छा वेनेडियम का सबसे ज्यादा, आपको टॉप हायरार्की पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई साहब आएगा, और ये आ चुका है। तो कभी भी वैल्यू नहीं रटना है, याद रखिएगा। ये पहले बढ़ा फिर घटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको पूरा ट्रेंड भी नहीं रटेंगे, आपको हाईएस्ट और लोएस्ट पता होना चाहिए भाई साहब, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक रिवीजन में इतना आ जाएगा, अगली बार करोगे थोड़ा सा और इनहेंस होगा, तो बार बार रिवीजन करने से जो चीज रटना नहीं चाह रहे वो भी आ जाएगा। बट एक ही दिन सोचोगे ये रट जाए, ये ज्यादा, फिर वो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। आपका एनालिटिकल स्किल बहुत बढ़ाइए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सर्किल एलिमेंट, अब ये आपके इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ये किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का जोन है। तो देखिए ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट, क्या आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। अगर मेंस का सवाल है तो एक ऑप्शन में क्रोमियम रहेगा, इंटीजर का सवाल है तो इसका एटॉमिक नंबर लिख देगा, हो गया आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से ना जाने मैं कितने क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर सकता हूं, इस चैनल पे बने रहिए। मेरे कई सारे एनसीईआरटी बेस्ड मैं कई सारे सेशन लिया हूं, मैं एक दिन में सब बता भी नहीं सकता, बट शॉर्ट में मैं यही कहना चाहता हूं, एनसीईआरटी को लिखने वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं, और उन्होंने बहुत बड़ी नॉलेज को, चाहते तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ लिख सकते थे, बट उन्होंने एक टेक्स्ट बुक बनाया है जो बहुत ही कॉन्साइज, बहुत एप्रोप्रिएट, आपका एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला एक कहानी लिखा है। और उसको पढ़कर आप खुद उसको कितना एक्साइट होते हैं और उसके लाइन से कितनी चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं, ये तरीका सही है। और कई लोग आपको एनसीईआरटी को क्रिटिसाइज करते नजर आएंगे, शायद वो साइंस से बहुत दूर है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग को ही साइंस समझ बैठे हैं, ठीक है। इसीलिए कई लोग एनसीईआरटी को बुरा कहते नजर आएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, एनालिटिकल स्किल डेवलप कीजिए और एनसीईआरटी के लाइन से थोड़ा सा अपनी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप कीजिए। मैं यकीन बता रहा हूं, मेंस तो छोड़िए, आप एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक कर लीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आप क्या क्या राय है इस पे जरूर लिखिएगा, और हम सेशन में से ही मिलते रहेंगे। बाय।